हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल पे। तो क्या हाल चाल है सभी के, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग अपना जो टॉपिक 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर शुरू किए थे उसके टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक चीज़ों की बातें की थी कि केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री क्या है ना। फिर उसके बाद हमने बताया था कि केमिस्ट्री जो है भाई द्रव्यों के संरचना, उनके संगठन, उनके गुणों और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन है। उसके बाद अलग अलग प्रकार के जो द्रव्यों का वर्गीकरण किया, उन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में जाना था। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके आगे के टॉपिक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने द्रव्य के बारे में सारी बातें कर ली थी, और अब जब द्रव्य के बारे में सारी बातें हो गई थी तो अब हम उसके अंदर जाएंगे कि भाई ये जो द्रव्य है, ये द्रव्य किन से मिलकर बना होता है, द्रव्य में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों की बातें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेटा जो द्रव्य होता है वो द्रव्य बना होता है किनसे, परमाणुओं से। तो आज की क्लास में हम लोग परमाणु के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले परमाणु की बात किसने की, किसने बताया सबसे पहले इसके बारे में। तो सबसे पहले इसके बारे में आपको बताया था डाल्टन ने, जिनका एक परमाणुवाद थ्योरी भी है, जिसे परमाणुवाद सिद्धांत भी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाल्टन का परमाणुवाद। तो पहले हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या ये डाल्टन का परमाणुवाद इम्पॉर्टेंट है? बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। आप जेई 2020 का पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि निम्न में से कौन सा कथन डाल्टन के परमाणुवाद से संबंधित नहीं है। तो जेई 2020 में इस थ्योरी से डायरेक्ट प्रश्न आया हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट है आपके नीट जेई दोनों के लिए। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत या डाल्टन का परमाणुवाद। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो ये क्या होगी, तो इन्होंने कुछ पॉइंट्स कहे थे परमाणु के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं और आप सुनिए, आपको भी मज़ा आएगी। इन्होंने कहा कि द्रव्य का या पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होता है वो क्या है, परमाणु। द्रव्य का सबसे छोटा कण, किसी भी द्रव्य का जो सबसे छोटा कण है वो क्या होता है बेटा, परमाणु होता है। किसी भी द्रव्य का सबसे छोटा कण क्या है, परमाणु है। और फिर इन्होंने कहा कि परमाणु जो है बेटा, परमाणु अविभाज्य है। क्या है, परमाणु अविभाज्य है, मतलब परमाणु ही सबसे सरलतम इकाई है। परमाणु से छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। परमाणु को और छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु क्या है, अविभाज्य है। ठीक है, इनके अनुसार परमाणु क्या था, अविभाज्य था। परमाणु को और सरल भागों में और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। फिर हम बात करें तो इसके अलावा जो परमाणु है, परमाणु अविनाशी है। परमाणु क्या है बेटा, अविनाशी है, अर्थात उसे ना तो बनाया जा सकता है, उसे ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में आप क्या कर सकते हो बेटा, परिवर्तित कर सकते हो। कोई भी परमाणु है उसे ना तो आप कोई नया परमाणु आप खुद से बना सकते हो, और अगर कोई परमाणु है तो उसको आप मतलब नष्ट भी नहीं कर सकते हो। ना तो बना सकते हो, ना तो नष्ट कर सकते हो, मतलब वो अविनाशी है। वो एक से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जरूर जाता है, लेकिन आप उसे ना बना सकते हो ना तो नष्ट कर सकते हो। ये डाल्टन का तीसरा सिद्धांत था। और इन्होंने कुछ बातें बताई। इन्होंने कहा कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के गुण, एक ही तत्व के बेटा सभी परमाणुओं के द्रव्यमान व गुण, द्रव्यमान व गुण समान होते हैं। एक ही पदार्थ में जितने भी परमाणु होंगे उन सभी परमाणुओं के द्रव्यमान भी समान होंगे और उनके गुण। मान लीजिए कोई एक तत्व है, इस तत्व के अंदर जितने परमाणु होंगे ना, उन सभी परमाणुओं का द्रव्यमान भी समान होगा और उन सभी परमाणुओं के गुण भी क्या होंगे, समान होंगे। तो एक ही तत्व के अगर परमाणु हैं तो एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के गुण भी समान होंगे और द्रव्यमान भी समान होंगे। फिर इसके बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अलग अलग तत्वों
अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान व गुण अलग अलग होते हैं। अलग अलग होते हैं मतलब अगर दो अलग अलग तत्व हैं तो उन तत्वों के परमाणुओं के गुणों में कभी समानता नहीं होगी, ये डाल्टन साहब ने कहा था। मान लीजिए एक ये तत्व है, एक ये तत्व है, अगर हम इन दोनों के परमाणुओं की बात करें, इसका परमाणु और इसका परमाणु, इन दोनों के परमाणुओं के ना तो द्रव्यमान समान हो सकते हैं और ना ही इनका गुण समान हो सकता है। तो अगर कोई आपका अलग अलग तत्व है तो अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और गुण दोनों क्या होते हैं बेटा, अलग अलग होते हैं, दोनों में कोई समानता नहीं पाई जाती है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा था कि तत्वों के परमाणु सरल अनुपात में संयोग करके यौगिक परमाणु बनाते हैं। इन्होंने जो शब्द यूज किया बेटा यौगिक परमाणु, इन्होंने कौन सा शब्द यूज किया, यौगिक परमाणु। हालांकि ऐसा कोई शब्द होता नहीं, ऐसा कोई चीज़ होगी नहीं, इसी यौगिक परमाणु को हम लोग अणु कहते हैं। इन्होंने अणु के लिए शब्द यूज किया था यौगिक परमाणु। तो सिंपल सी कहानी, ये डाल्टन के सिद्धांत है कि वे द्रव्य का सबसे छोटा कण परमाणु है। परमाणु जो है वो अविभाज्य है, ठीक है, उसे और सरलतम भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु अविनाशी है, अर्थात उसे ना तो बनाया सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। और एक ही तत्व के सभी परमाणु के द्रव्यमान और गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और गुण क्या होते हैं बेटा, अलग अलग होते हैं। और इसके अलावा बात आपको पता ही है कि तत्वों के परमाणु जब सरल अनुपात में मिलते हैं, किस में मिलेंगे बेटा, सरल अनुपात में मिलते हैं, तो वो संयोग करके क्या करते हैं बेटा, यौगिक परमाणु बनाते हैं। तो ये तो आपकी क्या है बेटा, डाल्टन का परमाणुवाद, इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जब डाल्टन ने अपने परमाणुवाद दिया तो डाल्टन के परमाणुवाद के बाद फिर आएगा बेटा आपका, हम बात करें आधुनिक परमाणुवाद की। तो इसको जल्दी से आप नोट करेंगे, फिर हम लोग आधुनिक परमाणुवाद पे चलते हैं, ठीक है। चलिए चलिए अब इसके बाद बात करेंगे बेटा हम लोग आधुनिक परमाणु सिद्धांत की। आधुनिक परमाणु सिद्धांत, हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट आपका वही है डाल्टन का। क्यों भाई, क्योंकि उस समय तक कोई भी परमाणु के बारे में कुछ जानता तो था नहीं भाई, परमाणु के बारे में कोई भी कुछ जानता था नहीं। तो इन्होंने सबसे पहला प्रयास किया और एक थ्योरी दी, और जिसके आधार पे फिर बाकी वैज्ञानिकों ने उसी पे क्या किया, स्टडी किया, और वो चीज़ें फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। तो जो इसके पहले डाल्टन थे, डाल्टन का जो महत्व है वो इसलिए ही बहुत ज़्यादा है क्योंकि भाई आपको किसी चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं, किसी काम को कैसे शुरू करना है, और अगर किसी ने आपको आके बता दिया कि भाई इस चीज़ को ऐसे शुरुआत करो, तो फिर आप उस दिशा में आगे बढ़ के उस काम को अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं शुरुआत कहाँ से करनी है तो लेके बैठे रह जाओगे, कभी काम होगा नहीं। तो डाल्टन साहब ने वही किया। सबसे पहले क्या भाई, उन्होंने परमाणु के बारे में एक बात बता दी कि ये चीज़ें हैं। अब भाई पहली बार बताया तो कुछ चीज़ें उनमें कमियां रह गई, उनकी बात करेंगे। भाई लोगों ने उसके आधार पे आगे स्टडी की तो उससे फिर पता चलती गई और चीज़ें कि भाई क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उन्हीं की बात आधुनिक परमाणुवाद में होगी। तो आधुनिक परमाणुवाद का आधार क्या है? जब आधुनिक परमाणुवाद दिया गया तो उस समय तक आपके इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी, प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी, नाभिक की खोज हो चुकी थी, परमाणु क्रमांक के बारे में पता चल गया था, मोजले का प्रयोग हो चुका था, बोर का परमाणु मॉडल आ गया था, न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी थी। तो ये सारी चीज़ें जब हो चुकी थी तो उसके बाद परमाणु के बारे में फिर हमें और जानकारी मिली, जो कि हमें आधुनिक परमाणुवाद बताता है। ये कहता है कि भाई सही बात है, किसी भी परमाणु का सबसे छोटा कण ही क्या है, परमाणु है। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु ही है, लेकिन परमाणु जो है वो अविनाशी नहीं है, या परमाणु अविभाज्य नहीं है। हम क्या कह सकते हैं, परमाणु अविभाज्य नहीं है। परमाणु को आप विभाजित कर सकते हो, जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, प्रोटॉन,
न्यूट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी प्रोटॉन, है ना, एंटी न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, बहुत सारे कण हैं, बहुत सारे ऐसे कण हैं जिनमें तत्व के परमाणु को तोड़ा जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। तो इन सब की खोज के बाद परमाणु अविभाज्य नहीं रह गया, परमाणु को इन कणों में विभाजित किया जा सकता है। फिर हम बात करेंगे कि परमाणु जो है वो अविनाशी, परमाणु अविनाशी भी नहीं है, परमाणु अविनाशी भी नहीं है। भाई आप उसको बना भी सकते हो और नष्ट भी कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि आपके आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 92 के बाद के जितने तत्व हैं वो सारे के सारे कृत्रिम रूप से बनाए गए, प्रयोगशाला में बनाए गए। तो आपने क्या किया भाई, नए तत्वों के परमाणु बनाए हैं ना, नए तत्व बनाए प्रयोगशाला में, नए तत्वों के परमाणु बनाए हैं। तो परमाणु बनाए भी जा सकते हैं, नष्ट भी किए जा सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होंगे उन सभी के परमाणु भार या उन सभी के द्रव्यमान और गुण समान होंगे। लेकिन उस समय तक हमने क्या कहा, मोजले का प्रयोग हो चुका था, समस्थानिक की भी खोज हो चुकी थी। तो समस्थानिक आप जानते हो, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हैं लेकिन परमाणु भार अलग अलग हैं। जैसे कार्बन की बात करें तो भाई एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 14। कार्बन के दो समस्थानिक, परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार अलग अलग है। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों किसके हैं, ये दोनों के दोनों परमाणु कार्बन के हैं। एक ही तत्व के दोनों परमाणु हैं, लेकिन दोनों एक ही तत्व के होने के बावजूद भी देखो द्रव्यमान, एक का परमाणु भार 12, एक का परमाणु भार 14। इसका प्रयोग होता है परमाणु भार के मापन में, परमाणु भार ज्ञात करने के लिए, मोल की गणना करने के लिए। इसका प्रयोग होता है कार्बन डेटिंग में, पुरानी वस्तुओं की आयु ज्ञात करने में। द्रव्यमान भी अलग है, गुण भी अलग है। एक ही तत्व के परमाणु तो हैं लेकिन दोनों के द्रव्यमान भी अलग हैं और गुण में भी भिन्नता है। तो उनका जो चौथा पॉइंट था डाल्टन वाला कि भैया परमाणु के एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के गुण द्रव्यमान समान होते हैं, वो यहाँ पे लागू नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा था अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान अलग अलग होंगे और गुण भी अलग अलग होंगे। तो जैसा कि हमने बताया समस्थानिक की भी खोज हो चुकी थी, संभारिक की भी खोज हो चुकी थी। संभारिक क्या है, संभारिक मतलब जिनके परमाणु भार समान हो। परमाणु क्रमांक तो अलग होते हैं लेकिन परमाणु भार क्या होता है बेटा, समान। जैसे ये दोनों, ये कार्बन का परमाणु है, इसका परमाणु भार 14 है। ये नाइट्रोजन का परमाणु है, इसका भी परमाणु भार 14 है। तो दोनों अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं, दोनों अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं, लेकिन दोनों के परमाणु भार क्या है बेटा, समान है। परमाणु भार समान है तो कुछ भौतिक गुणों में भी समानता हो सकती है। तो देखो अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के गुणों में भी क्या हो सकता है, समानता, या परमाणुओं के द्रव्यमानों में भी समानता हो सकती है। ये कहानी इसकी हो गई। और लास्ट पॉइंट उन्होंने बताया था कि भाई तत्व सरल अनुपात में ही संयोग करते हैं तो संयुक्त परमाणु या यौगिक परमाणु बनाते हैं। लेकिन भैया तत्व बिना सरल अनुपात में संयोग किए भी, बिना सरल अनुपात में, हम कहते तत्व सरल अनुपात में संयोग किए बिना भी, तत्व सरल अनुपात में संयोग किए बिना भी, संयोग किए बिना भी अणु का निर्माण कर सकते हैं, अणु का निर्माण कर सकते हैं। ये कहानी। जैसे हम अगर शुगर की बात करें C12H22O11, तो यहाँ 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन, 11 ऑक्सीजन, अनुपात देखो 1:2 अनुपात, ये लगभग 1.01 आएगा, है ना, 0.9 के करीब आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, ये सरल अनुपात तो नहीं है, ये दोनों सरल अनुपात में, तीसरा तत्व सरल अनुपात में नहीं है। तो तत्व बिना सरल अनुपात में संयोग किए भी क्या कर सकते हैं, अणु का निर्माण कर सकते हैं। तो ये तो कहानी हो गई आपके डाल्टन के परमाणुवाद और आधुनिक परमाणुवाद की। डाल्टन के परमाणुवाद में जो पॉइंट्स थे उनको आधुनिक परमाणुवाद से उनमें संशोधन किया गया, जो जिन पॉइंट्स में कुछ कमी रह गई थी। ठीक है, दोनों क्लियर है। चलो तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉज करके नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आपको हमने पहले ही बताया कि क्लास में नोट्स बनाओगे तो सबसे बेहतर है। हम जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं आप साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, वो सबसे बेहतर चीज़ होती है।
उससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। और कंटेंट तो आपको A1 मिलेगा ही, ठीक है। आपके JEE नीट एग्ज़ाम के लिए एकदम परफेक्ट कंटेंट यहाँ मिलेगा, आप उसके लिए कोई टेंशन मत लीजिए। केवल क्लास अटेंड करते जाइए और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको साथ साथ हम कराएंगे। टॉपिक के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होंगे, ठीक है। अभी कुछ टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन भी हम लोग बढ़िया बढ़िया करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला देखते हैं। अब जैसे कि हमें परमाणु के बारे में बातें पता चल गई, तो परमाणु क्या है भाई, आपको पता चल ही गया कि परमाणु क्या होता है। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, किसी पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण है वही क्या है, परमाणु। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण ही क्या है बेटा, परमाणु है। फिर परमाणु जो है बेटा वो स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी। स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, रह भी सकता है, रह भी सकता है और नहीं भी, नहीं भी, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें स्वतंत्र अवस्था में कैसे परमाणु हैं, जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर या जो आपकी अक्रिय गैसें हैं, है ना, ये सब स्वतंत्र होती हैं। और अगर हम बात करें जो आपके मुक्त अवस्था में नहीं है, संयुक्त अवस्था में, है ना, जैसे आपका H2, N2, O2, O3, S6, S8, P4, ये सब क्या है बेटा, ये सब संयुक्त अवस्था में। देखो 2, 3 परमाणु, 4 परमाणु, 8 परमाणु, 6 परमाणु एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ये अकेला परमाणु, हाइड्रोजन जैसे हम कह दिया अकेला परमाणु एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। इनके तो कर भी सकते हैं, लेकिन इनका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इन सब का नहीं कर सकता है। ये सब स्वतंत्र नहीं है परमाणविक अवस्था में, आणविक अवस्था में स्वतंत्र है। और जो परमाणु होता है स्वतंत्र तो नहीं होता, लेकिन परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जो भी आपका परमाणु होता है बेटा वो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। तो इतनी कहानी आप समझ गए होंगे, इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जब परमाणु की बात हो जाती है तो परमाणु के बाद फिर किसकी बात आएगी बेटा, अणु की बात आएगी, मॉलिक्यूल की बात आएगी। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल आप सिंपल समझिए, जब दो या अधिक परमाणु, दो या अधिक परमाणु, अणु क्या है, जब दो या अधिक परमाणु संयोग करते हैं तो अणु बनते हैं। दो या अधिक परमाणु आपस में क्या करते हैं बेटा, संयोग करते हैं तो अणु बनते हैं। दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से बना पदार्थ ही अणु कहलाता है, ये भी आप कह सकते हो। अणु जो है वो स्वतंत्र रह सकते हैं, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, किंतु ये जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकते। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। जो भी आपके अणु हैं भाई, वो दो या दो से अधिक परमाणु संयोग करेंगे तो अणु बनेगा। अणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो अणु की बात हो गई। अब थोड़ा सा अणुओं की बातें और करते हैं, आगे चलते हैं, है ना। थोड़ा सा अणुओं के बारे में और बात करेंगे। तो अब जो हमारे अणु होंगे बेटा, अगर हम बात करें तो अणु मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अणु की अगर हम बात करें तो अणु जो हमारे पास होंगे वो मुख्यतः दो प्रकार के होंगे, ठीक है। एक होगा बेटा समनाभिकीय या समपरमाणुविक अणु, समपरमाणुविक अणु। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। और फिर आपका आएगा विषम परमाणुविक अणु।
हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, विषम परमाणविक अणु। ठीक है, तो बेटा समपरमाणविक अणु का मतलब क्या है? ऐसे अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हों, ऐसे अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हों। अब समपरमाणविक अणु में भी जैसे हम बात करें तो क्या क्या हो सकता है भाई? समपरमाणविक अणु में हो सकता है एकल समपरमाणविक अणु, एकल समपरमाणविक अणु। समपरमाणविक अणु को समनाभिकीय अणु भी आप कहते हैं। मोनो एटॉमिक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मोनोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जैसे आपकी जितनी भी अक्रिय गैसें हैं, जितनी भी अक्रिय गैसें हैं वो सब आपकी क्या आ जाएंगी? इसमें आ जाएंगी भाई एक परमाणविक अणु। अक्रिय गैसें स्वतंत्र अवस्था में रहती है ना, तो वो सारी इसमें आ जाएंगी एक परमाणविक अणु में। फिर आपका द्विपरमाणविक अणु की अगर हम बात करें, द्विपरमाणविक समनाभिकीय अणु, तो द्विपरमाणविक समनाभिकीय अणु की बात होगी तो क्या हो जाएगा बेटा? इसमें हो जाएंगे जैसे आपका H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, F2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया, है ना। ये सारे क्या है बेटा? ये सारे आपके द्विपरमाणविक अणु हो जाएंगे। फिर द्विपरमाणु के अलावा जैसे हम बोल दिए त्रिपरमाणविक अणु, त्रिपरमाणविक अणु या त्रिपरमाणविक समनाभिकीय अणु, है ना, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो क्या हो जाएगा इनके एग्जांपल? जैसे आपका ओजोन हो गया, है ना। इसके अलावा आपका जैसे फिर हम कह देंगे बहुपरमाणविक अणु, पॉली एटॉमिक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। तो बहुपरमाणविक अणु में बेटा क्या हो जाएगा? जैसे आपका हमने बताया सफ़ेद फास्फोरस P4, सल्फर होता है S6 S8, इस तरह से। तो इसमें देखिए 4 या 4 से ज़्यादा परमाणु हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? बहुपरमाणविक अणु के अंतर्गत उसको हम रख देते हैं। इतनी बातें समझ में आई सभी को? तो समपरमाणविक अणु का सिंपल सा मतलब है जब समान प्रकार के परमाणु या एक ही तत्व के परमाणु आपस में संयोग करके अणु बनाएं। जब एक ही तत्व के परमाणु आपस में संयोग करके अणु बनाए तो वो क्या है? समपरमाणविक या समनाभिकीय अणु होता है, और वो इस तरह से हम उनको वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फिर विषम परमाणविक में, तो विषम परमाणविक में क्या हो सकता है भाई? विषम परमाणविक में एकल परमाणविक हो ही नहीं सकता। क्यों? कि भाई विषम का मतलब कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। विषम का मतलब ही कम से कम 2 तो होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा? द्विपरमाणविक, एक हो जाएगा द्विपरमाणविक अणु, जैसे आपका N2 हो गया, सॉरी N2 कह रहे हैं, HCl हो गया, HCl 2 परमाणु हैं, HBr हो गया 2 परमाणु हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया। ये सब क्या है भाई? 2 परमाणु, 2 अलग अलग तत्वों के परमाणु, द्विपरमाणविक अणु। फिर इसमें हो जाएगा त्रिपरमाणविक अणु, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे आपका CO2, कम से कम 2 तत्व अलग अलग होने चाहिए, बाकी तत्वों की संख्या 3 हो। त्रिपरमाणविक का मतलब ये नहीं कि 3 अलग अलग तत्व हों। त्रिपरमाणविक का मतलब ये कतई नहीं है कि 3 अलग अलग तत्वों के परमाणु हो। त्रिपरमाणविक का मतलब ये है कि भाई विषम परमाणु में कम से कम 2 अलग अलग तत्व हों और परमाणुओं की संख्या 3 हो। जैसे तत्व कार्बन और ऑक्सीजन है लेकिन टोटल परमाणु 2 ऑक्सीजन का 1 कार्बन का, ये त्रिपरमाणविक अणु है। जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना। तो क्या है भाई? 2 तत्व हैं लेकिन परमाणुओं की संख्या क्या है? 3 है। ये कहानी होती है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें फिर क्या आ जाएगा? बहुपरमाणविक अणु। तो जब हम बात करेंगे बहुपरमाणविक अणु में, तो बहुपरमाणविक अणु में क्या क्या आएगा? देखो यहाँ पे बहुपरमाणविक अणु की सीधी सी बात हो जाएगी बेटा। जैसे आपका HNO3 जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा परमाणु हैं, 3 4 5 परमाणु हो गया। H2SO4 7 परमाणु हो गया। ग्लूकोज ले लो 24 परमाणु हो गए, है ना। आप इसी तरह से H3PO4 ले लो 8 परमाणु हो गए। तो जब किसी अणु में 4 या 4 से ज़्यादा परमाणु होंगे तो
बहुपरमाणुक हो जाएगा। नोट करिए इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा ये, चलिए। तो ये तो कहानी हो गई परमाणु की, अणु की, इन सब की, है ना। अब हम लोग बात करेंगे, परमाणु की बात हो गई, अणु की बात हो गई, तो अब बात करेंगे परमाणु भार की। किसकी बात करेंगे? परमाणु भार की। एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। तो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये केवल ये बताया जा रहा है कि एटॉमिक मास की कैलकुलेशन हुई कैसे थी। ये जो आप पढ़ेंगे इससे कतई ये तात्पर्य नहीं है कि आप किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे। अगर हम कोई दे देंगे तो आप उसको बता देंगे। परमाणु का परमाणु द्रव्यमान याद ही करना पड़ेगा। तो ये केवल तरीका बताया गया जा रहा है कि कैसे ज्ञात किया गया था, किस रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, बस। ठीक है। तो परमाणु भार होता क्या है? तो जैसे हम, आप सिंपल सी बात बताएं, जैसे हमने अपना द्रव्यमान मापने के लिए एक मात्रक बनाया है केजी। क्या बनाया है? केजी। के बनाया है। अब केजी हमने बनाया तो हमने क्या किया कि भाई हम अपना द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? हम अपना द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? 1 केजी के रिस्पेक्ट में हम जितने टाइम्स हैवी हैं वही हमारा मास होता है। जैसे अभी हम अपना वेट मेज़र करने जाएं, मान लीजिए हमारा वेट है 70 केजी, तो मतलब 1 केजी के रिस्पेक्ट में हम 70 गुना भारी हैं, इसलिए हमारा वेट 70 केजी है। तो वैसे ही जैसे हमने अपना द्रव्यमान मापने के लिए एक मात्रक बना लिया केजी, कि भैया हम 1 केजी की तुलना में जितने गुना भारी होंगे वही हमारा क्या है? परमाणु भार, वही हमारा भार है। तो वैसे ही परमाणु इतना छोटा है कि उसको केजी से या ग्राम से मापा ही नहीं जा सकता था, तो इसलिए उसके लिए एक नया मात्रक बनाना पड़ा द्रव्यमान को मापने के लिए। और वो मात्रक क्या है? एएमयू। क्या है? एएमयू। जैसे हमने अपने लिए केजी बनाया वैसे परमाणु के लिए एएमयू बनाया। जैसे हम कहते हैं कि हमारा भार वो संख्या है जो ये बताती है कि हम 1 केजी की तुलना में कितने गुना भारी हैं। हमारा भार वो संख्या है जो ये बताती है कि हम 1 केजी की तुलना में कितने भारी हैं। 1 केजी की तुलना में कोई 50 गुना भारी तो 50 किलो का है। 1 केजी की तुलना में कोई 100 गुना भारी है तो उसका वेट 100 केजी है। तो वैसे ही एक परमाणु एक एएमयू की तुलना में कितने गुना भारी, वही उसका परमाणु भार होता है। तो सिंपल सी कहानी यहाँ से आप समझिए परमाणु भार की, कि परमाणु भार है क्या। तो परमाणु भार वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि किसी तत्व का एक परमाणु एक एएमयू की तुलना में कितने गुना भारी है। कितने गुना भारी है। कोई भी परमाणु एक एएमयू की तुलना में जितने गुना भारी होता है वही उसका क्या होता है? परमाणु भार होता है। वही उसका क्या होता है बेटा? परमाणु भार होता है। अब बात यही आती कि सर ये एएमयू है क्या, है ना। तो चलिए इस एएमयू की बात कर लेते हैं। ये एएमयू है क्या? एएमयू का मान कितने इक्वल होता है? तो भाई एएमयू का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान इकाई, भाई परमाणु को मापने की इकाई। तो ये एक एएमयू की वैल्यू होती कितनी है ये बात करेंगे। तो भाई एक एएमयू का सिंपल सा मतलब होता है 1/12 गुणे कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का भार। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का भार। भाई एक एएमयू का मतलब कितना है? कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के भार के 1/12वें भाग को देखो। कार्बन 12 के एक परमाणु के भार के 1/12वें भाग को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? एक एएमयू कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक एएमयू कहते हैं। कार्बन 12 के एक परमाणु के भार के 1/12वें भाग को हम क्या बोलते हैं बेटा? एक एएमयू कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक एएमयू कहते हैं। कार्बन 12 के एक परमाणु के भार के 1/12वें भाग को एक एएमयू कहते हैं। तो किताब में जो परिभाषा लिखी होगी वो कुछ इस तरह होगी कि भाई परमाणु भार वह संख्या है जो यह दर्शाती है
कि किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के भार के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। तो भाई हम इतना बड़ा बोलने की जगह हम इतना कह दिए कि भाई एक AMU की तुलना में कितने गुना भारी है, बात वही है। अब जैसे AMU की बात तो हो गई, अब हमें ये तो पता होना चाहिए कि भाई AMU होता कितना है। जैसे हम लोग डेली लाइफ में द्रव्यमान किस में मापते हैं, kg में या ग्राम में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये AMU का मान ग्राम में होता कितना है। तो सबसे पहले आप समझिएगा, ये जो कार्बन 12 के एक परमाणु का भार है, कार्बन 12 के एक परमाणु का भार, कार्बन 12 के एक परमाणु का भार कितना होता है, तो होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, जो कि किससे मापा गया, द्रव्यमान मापी से, मास स्पेक्ट्रोमीटर से। किससे, मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर एक यंत्र है जिसकी सहायता से आप किसी परमाणु का क्या करते हैं, द्रव्यमान मापते हैं। तो जब हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर से कार्बन 12 के एक परमाणु का भार निकाला, तो कार्बन 12 के एक परमाणु का भार आया 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो अब इस AMU को हम ग्राम में दर्शाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/12, और कार्बन 12 के एक परमाणु का भार कितना होता है, यही होता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये किसकी वैल्यू है, AMU की वैल्यू है ग्राम में। अगर आप इस वैल्यू को देखो तो आपको ये वैल्यू बड़ी जानी पहचानी सी लगेगी। क्यों, क्या यही जो है, क्या ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू अगर हम बात करें तो क्या ये वैल्यू जो है ये प्रोटॉन का द्रव्यमान नहीं है? क्या ये वैल्यू एक प्रोटॉन का द्रव्यमान नहीं है, मास ऑफ प्रोटॉन? क्या ये वैल्यू न्यूट्रॉन का द्रव्यमान नहीं? भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान ही होता है। क्या ये वैल्यू एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान नहीं है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ न्यूट्रॉन, इस तरह से। तो एक AMU की वैल्यू इतनी होती है, प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर, यही तो होता है। और हम एक AMU, हमने बताया आपको कि एक AMU कितना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या आप इसे कह सकते हो 1/Na ग्राम भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, 1/Na ग्राम। Na क्या होता है, Na होती है आवोगाद्रो संख्या। Na क्या होती है, आवोगाद्रो संख्या। और आवोगाद्रो संख्या कितना होता है मान, 6.023 इंटू 10⁻23, ये आवोगाद्रो संख्या का मान होता है। तो जब आप एक को इस संख्या से भाग दोगे तब भी आपको इतना ही मान मिलेगा, AMU का मान मिलेगा। तो पहली चीज़ तो आप परमाणु भार समझे। परमाणु भार वो संख्या है जो ये दर्शाती है कि एक परमाणु एक AMU की तुलना में कितने गुना भारी है। एक AMU की तुलना में कोई परमाणु जितने गुना भारी होगा वह इसका परमाणु भार। एक AMU क्या है भैया, इसके फुल फॉर्म है परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु एटॉमिक मास यूनिट। और एक AMU होता क्या है, कार्बन 12 के एक परमाणु के भार का 1/12वां भाग, जिसका मान कितना आता है भाई, इतना आता है, जो कि होता है एक प्रोटॉन का प्लस एक न्यूट्रॉन का। मतलब ये जो द्रव्यमान है क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के समान हो गया। इतनी बात सभी को समझ में आई। तो मतलब आप क्या कह सकते हो, जो एक AMU है, एक AMU क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर। तो आप तो बचपन से ही जानते थे ना ये बात, आपको तो पता ही है, आपने 10th में भी पढ़ा होगा। एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, द्रव्यमान संख्या। आपने द्रव्यमान संख्या पढ़ी होगी, जिसे हम A से दर्शाते हैं, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। किसी भी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या है और जो न्यूट्रॉन, किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन है जितने न्यूट्रॉन हैं उन दोनों को जोड़ दो तो क्या आ जाती है, द्रव्यमान संख्या। जैसे हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के नाभिक में कितना था, सोडियम के नाभिक में 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, इन दोनों को जोड़ दोगे टोटल कितना है 23। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो समान ही है, जिनका मास कितना होता है 1 AMU। तो सोडियम का द्रव्यमान क्या आ गया 23 AMU। भाई एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान हो गया 11 AMU, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो गया 1 AMU, तो ये हो गया 12 AMU। टोटल ऐड कर दिया कितना आ गया 23 AMU। तो सोडियम का परमाणु भार क्या हुआ, सोडियम का परमाणु भार वह संख्या है जो ये दर्शाती है कि वो एक AMU की तुलना में कितने गुना भारी है।
तो जैसे सोडियम 1 AMU की तुलना में 23 गुना भारी है तो सोडियम का भार 23 AMU। ऑक्सीजन 1 AMU की तुलना में 16 गुना भारी है तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 AMU। तो कोई भी तत्व 1 AMU की तुलना में जितने गुना भारी है वही उसका परमाणु भार है। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें तो प्रोसेस थी कि कहाँ से क्या आया है ना, कहाँ से क्या आया है। जैसे अब सिंपल सी कहानी याद रखो कि परमाणु का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह दर्शाता है कि वो 1 AMU से कितने गुना भारी है, और 1 AMU का मान ये होता है 1.67 × 10⁻24। भूल जाओ तो क्या याद रखना है कि जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वही है 1 AMU का मान, और इसे हम 1/n ग्राम भी लिख सकते हैं। अभी इसका यूज आगे मिलेगा। चलिए, तो अब परमाणु भार की बात करें तो परमाणु भार कितने तरीके के होते हैं इन्हीं के बारे में हमें जानना है। तो एक हमारा होगा वास्तविक परमाणु भार। क्या होगा बेटा? वास्तविक परमाणु भार, एक्चुअल एटॉमिक मास, एक्चुअल एटॉमिक मास, वास्तविक परमाणु भार, एक्चुअल एटॉमिक मास, ठीक। और फिर एक होता है आपका ग्राम परमाणु भार, ग्राम एटॉमिक मास, और एक आपका होगा बेटा आपेक्षिक या सापेक्ष परमाणु भार, सापेक्ष परमाणु भार, रिलेटिव एटॉमिक मास, सापेक्ष परमाणु भार, रिलेटिव एटॉमिक मास। 3 तरह के परमाणु भार की बात हम लोग करेंगे और इनमें आपको डिफरेंस समझना है, फिर इसके क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, ठीक। समझिए कहानी। वास्तविक परमाणु भार क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि किसी तत्व के एक परमाणु का भार, क्या याद रखना है बेटा? किसी तत्व के एक परमाणु का भार, किसी तत्व के एक परमाणु का जो भार होगा वही उसका क्या होता है? वास्तविक परमाणु भार। किसी तत्व के एक परमाणु का भार ही उसका वास्तविक परमाणु भार है, और इसे AMU में दर्शाया जाता है। किसमें दर्शाते हैं? AMU में दर्शाते हैं। इसे किसमें दर्शाते हैं बेटा? AMU में दर्शाते हैं। तो किसी भी तत्व के एक परमाणु का जो भार होगा वही उसका क्या है? वास्तविक परमाणु भार, और इसे आप किसमें दर्शाएंगे बेटा? AMU में दर्शाते हैं, ठीक है। अभी केवल सुनते जाओ, फिर हम आपको कहानी समझा देते हैं। फिर आता है ग्राम परमाणु भार। तो ग्राम परमाणु भार का मतलब क्या है? किसी तत्व के एक मोल, एक मोल का मान कितना होता है? 6.02 3 × 10⁻23 परमाणुओं का भार। किसी तत्व के इतने परमाणुओं का जो भार होगा, एक मोल, एक मोल का मतलब ये संख्या, ये बहुत बड़ी संख्या है। तो किसी भी तत्व के 1 मोल परमाणुओं का जो भार होगा बेटा, उसे हम बोलते हैं उसका ग्राम परमाणु भार। ये इसी को हम लोग मोलर द्रव्यमान भी कह देते हैं। और इसे जो है, इसे ग्राम में दर्शाते हैं। किसमें दर्शाते हैं? ग्राम में दर्शाते हैं। और इसके लिए एक और डिफिनीशन भी कही जाती है, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं। इसके लिए एक और डिफिनीशन भी कही जाती है जिसको हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, फिर सबका अंतर हम आपको समझा देंगे। वो लिख देते हैं यहाँ, जब वास्तविक परमाणु भार को, वास्तविक परमाणु भार को ग्राम में दर्शाया जाता है। किसमें दर्शाते हैं बेटा? ग्राम में दर्शाते हैं, तो इसे ही ग्राम परमाणु भार कहते हैं। तो इसे ही ग्राम परमाणु भार कहते हैं। जब वास्तविक परमाणु भार को ग्राम में दर्शाते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्राम परमाणु भार कहते हैं। जब परमाणु भार को क्या कहते हैं बेटा? जब परमाणु भार को ग्राम में दर्शाते हैं तो इसे ही हम ग्राम परमाणु भार कहते हैं। अब बात आती है सापेक्ष परमाणु भार की। किसकी बात आएगी? सापेक्ष परमाणु भार। तो सापेक्ष परमाणु भार क्या है? किसी तत्व के, ध्यान दीजिएगा, किसी तत्व के
एक परमाणु का AMU के सापेक्ष द्रव्यमान, AMU के सापेक्ष द्रव्यमान, किसी तत्व के एक परमाणु का एक AMU के सापेक्ष जो द्रव्यमान होता है वही होता है सापेक्ष परमाणु भार। और ये जो है ये मात्रक विहीन राशि है। क्या होती है बेटा? ये मात्रक विहीन राशि है, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ये मात्रक विहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो यहाँ हम आपको दिखाते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास है क्या। अगर हम बात करें रिलेटिव एटॉमिक मास तो ये क्या होता है? तत्व के एक परमाणु का भार, तत्व के एक परमाणु का भार बटे AMU, AMU के सापेक्ष परमाणु का भार क्या कहलाता है? रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या कहलाएगा बेटा? रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे हम किसी भी तत्व का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालें तो क्या आएगा? जैसे मान लीजिए हम सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो सोडियम के एक परमाणु का भार 23 AMU बटे 1 AMU। तो देखो ये AMU से AMU क्या हो जाएगा? कैंसिल, बचेगा कितना? 23। तो देखो क्या है, जो सापेक्ष परमाणु भार है वो मात्रक विहीन है, इसका कोई मात्रक ही नहीं है, इसका कोई मात्रक ही नहीं होता। तो तीन तरह के परमाणु भार होते हैं। एक होता है वास्तविक परमाणु भार, तत्व के एक परमाणु के भार को ही उसका वास्तविक परमाणु भार कहते हैं। ग्राम परमाणु भार या इसी को मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। तो तत्व के एक मोल परमाणुओं का जो भार होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्राम परमाणु भार। इसे हम ग्राम में दर्शाते हैं, या हम ये कहते हैं कि वास्तविक परमाणु भार को एक ग्राम में लिख दो तो वो क्या हो जाता है? ग्राम परमाणु भार हो जाता है। और सापेक्ष परमाणु भार तो किसी तत्व के एक परमाणु का एक AMU के सापेक्ष द्रव्यमान, तत्व का एक परमाणु का भार बटे AMU, एक AMU के सापेक्ष जो द्रव्यमान होगा वो सापेक्ष परमाणु भार होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं तो आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने सोडियम लिया, हमने क्या लिया? सोडियम लिया, और सोडियम के लिए एक बार हमने लिख दिया 23 AMU, फिर हमने लिख दिया 23 ग्राम, और फिर हमने लिख दिया केवल 23। तो बेटा AMU में जो है ये क्या दर्शाएगा? सोडियम का, ये दर्शा रहा सोडियम का वास्तविक परमाणु भार। क्या दर्शा रहा? ये सोडियम के वास्तविक परमाणु भार को दर्शा रहा, ये सोडियम के वास्तविक परमाणु भार को दर्शा रहा। ये वाला ग्राम में है ना, तो ये सोडियम के ग्राम परमाणु भार को दर्शाएगा, ये सोडियम के ग्राम परमाणु भार को दर्शाएगा। और ये मात्रक नहीं है तो ये किसको दर्शाएगा? सापेक्ष परमाणु भार को दर्शाएगा, सापेक्ष परमाणु भार को क्या करेगा? दर्शाएगा। तो सोडियम जो है, सोडियम के एक ही परमाणु, अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का देखो 23 AMU उसका वास्तविक परमाणु भार, 23 ग्राम उसका ग्राम परमाणु भार, और 23 केवल है तो क्या? उसका सापेक्ष परमाणु भार। तो तीनों परमाणु भार को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता चल रही है कि भैया तीनों का जो परिमाण है, जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तीनों का सेम है। ये भी 23, ये भी 23, ये भी 23। अंतर किस में है? अंतर है मात्रक का। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर भाई ग्राम में लिखा है तो ग्राम परमाणु भार, AMU में लिखा है तो वास्तविक परमाणु भार, और बिना मात्रक लिखा है तो सापेक्ष परमाणु भार होता है। अब एक क्वेश्चन है जो आपके मन में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, हम आपके मन में डाल देंगे, क्योंकि हमारा काम है भाई आपके मन में क्वेश्चन डालना। तो आप अभी हम आपके मन में क्वेश्चन डालेंगे तो आप जो है फिर धीरे धीरे आगे करके, आगे बढ़ते बढ़ते क्वेश्चन खुद से पूछना सीख जाओगे, है ना। तो जैसे देखो कहानी क्या है, एक तत्व के परमाणु भार को बोलते हैं वास्तविक परमाणु भार, एक मोल परमाणु के भार को, एक मोल का मतलब देखो कितनी बड़ी संख्या है, वो एक परमाणु है, केवल एक, और ये 10 की पावर 23 परमाणु, ये इतनी बड़ी संख्या है ना कि मान लो इतनी टॉफ़ी आपके पास हो तो पूरी पृथ्वी टॉफ़ी से ढक जाएगी, पृथ्वी पे टॉफ़ी की लेयर बन जाएगी तब भी टॉफ़ी ख़त्म नहीं होगी। ये इतनी बड़ी संख्या है। इतना पैसा आ जाए और तुम 1 सेकंड में 1 करोड़ खर्च करो तो पीढ़ियाँ गुजर जाएंगी, तुम्हारा पैसा खत्म नहीं होगा। ये बहुत बड़ी संख्या है। तो मतलब कि एक परमाणु का भार भी हम देख रहे हैं तो भाई एक परमाणु का भार भी 23 है, और एक मोल परमाणु का भार भी देख रहे हैं, एक मोल परमाणु का भार भी 23 है। तो भैया दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है वो एक समान है। दोनों का परिमाण कैसा है? एक समान है। तो दोनों का परिमाण एक समान है। कैसे? आइए प्रूफ करते हैं। ग्राम परमाणु भार को निकाला कैसे गया उसकी हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हम सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का
ग्राम परमाणु भार निकाला जाए। चलो भाई सोडियम का ग्राम परमाणु भार कितना आएगा, आइए हम निकालते हैं। तो सोडियम के ग्राम परमाणु भार का मतलब है सोडियम के 1 मोल परमाणुओं का भार। भाई सोडियम के 1 मोल परमाणुओं का भार ही तो उसका ग्राम परमाणु भार है। इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 1 मोल गुणे सोडियम के 1 परमाणु का भार। भाई अगर आप एक परमाणु के भार में 1 मोल का गुणा कर दो, अगर एक परमाणु के भार में 1 मोल का गुणा कर दो तो वही तो बन जाएगा 1 मोल परमाणु भार। जैसे 10 पेन को क्या लिख सकते हो, 10 गुणे 1 पेन, चाहे 10 पेन बोल दो चाहे 10 गुणे 1 पेन बोल दो। 10 गुणे 1 पेन मतलब 10 ही पेन तो हुआ। वैसे ही 1 मोल परमाणु का भार का मतलब क्या, 1 मोल गुणे 1 परमाणु का भार। चलो 1 मोल का मान कितना होता है, Na। भाई 1 मोल को ही हम बोलते हैं Na। 1 मोल किसके बराबर होता है, Na के बराबर, अवोगाद्रो संख्या के बराबर, जिसका मान 6.023 गुणे 10 की पावर 23। इस संख्या को ही हम 1 मोल बोलते हैं। अब इसके बारे में हम लोग आगे कहानी सीखेंगे, अभी इसके बारे में आगे हम लोग जिक्र कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे कहानी क्या है, ये हो गई। और सोडियम के 1 परमाणु भार कितना है, 23 AMU। अभी अभी बताओ, आपने AMU को ग्राम में बदलना सीखा था तो आपने देखा था कि 1 AMU का मान क्या होता है, 1 AMU का मान होता है 1/Na ग्राम। बताया था अभी हमने कुछ देर पहले ही। तो बेटा Na से Na कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 23 ग्राम। कितना आ जाएगा, 23 ग्राम। तो यही क्या हो गया, सोडियम का ग्राम परमाणु भार। तो देखो एक परमाणु के भार का जो परिमाण है वो भी 23 है और 1 मोल का भार भी क्या है, 23 है। तो दोनों का परिमाण सेम है, बस मात्रक का अंतर है। वो एक परमाणु की बात हो रही है और वो एक मोल परमाणु की बात हो रही है। तो ग्राम जो है वो बड़ी मात्रा में दर्शाता है। ग्राम जो है वो किसको दर्शाएगा बेटा, बड़ी मात्रा को दर्शाएगा। तो समझ गए ग्राम परमाणु भार की गणना कैसे हुई। तो ग्राम परमाणु भार दोनों सेम ही हैं, बस अंतर किसका है, मात्रक का। ठीक, ग्राम परमाणु भार वास्तविक भार में केवल मात्रक का अंतर है। चलिए आगे बढ़ा जाए, फिर इसके आगे कहानी देखा जाए। चलिए अब आएगी कहानी परमाणु भार के बाद, ग्राम परमाणु भार के बाद या सारे परमाणु भार खत्म हो गए। तो जैसे हमने एक और एग्जांपल दे देते हैं, जैसे हमने यहाँ सोडियम ही ऑक्सीजन लिख दिया, तो ऑक्सीजन के लिए हमने लिख दिया 16 AMU, या हमने लिख दिया 16 ग्राम और हमने लिख दिया 16। तो भाई 16 AMU किसको दर्शाएगा, एक्चुअल एटॉमिक मास, वास्तविक परमाणु भार को। ग्राम किसको दर्शाएगा, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम परमाणु भार को। ये किसको दर्शाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास, इस तरह से। ठीक है, तो ये कहानी है ऑक्सीजन की, समझ में आई बात। ठीक, चलिए। तो इस तरह से ये कहानियाँ चलती जाती हैं ऑक्सीजन के लिए। तो अब ये हो गई परमाणु भार की बातें। फिर हम लोग बातें करेंगे बेटा किसकी, अणु भार के लिए। तो जब बात आएगी अणु भार के लिए, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, आपको फिर से पता है। जैसे बेटा हमने अपने लिए केजी बनाया, केजी एक मात्रक बनाया। तो केजी जब बनाया तो केजी से हम लोग क्या करते हैं, केजी से हम लोग अपना भी द्रव्यमान माप रहे हैं। सब्जी लेने जाते हैं तब भी केजी में मापेंगे, चीनी खरीदने जाएंगे तब भी केजी में लेकर आएंगे, लोहा बेचते हैं कबाड़ वाले को तो भी केजी में बेचते हैं, लोहा खरीदने जाते हैं तो भी केजी में खरीदते हैं, सोना खरीदने जाते हैं ग्राम में तोले में खरीदते हैं। तो मतलब हमने एक मात्रक बना लिया किलोग्राम या ग्राम, और उसी से सब चीज़ों को क्या करें, माप रहे हैं। वैसे ही छोटे कणों के लिए, चाहे वो परमाणु हो या अणु हो या आयन हो, छोटे कणों के लिए हमने एक मात्रक बनाया था AMU। अब उस AMU से ही हम सबको मापेंगे। तो अणुभार की भी वही कहानी हो जाएगी क्या, कि अणुभार वह संख्या है, अणुभार वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि किसी यौगिक का या किसी पदार्थ का एक अणु एक AMU, जिसको बाद में रिप्लेस करके U बना दिया गया, तो हम इसको U भी केवल कह सकते हैं, एक U की तुलना में
कितने गुना भारी है। सेम चीज, एक यू की तुलना में कितने गुना भारी। तो कोई भी अणु एक एएमयू की तुलना में जितने गुना भारी होता है वही उसका अणुभार होता है। सिंपल सी कहानी है। अब भाई ये एएमयू को यू क्यों बनाया गया? एएमयू का फुल फॉर्म क्या था? परमाणु द्रव्यमान इकाई। अब जैसा कि आपको पता है कि भैया हर जगह कुछ ना कुछ बुद्धिजीवी होते हैं, कुछ ना कुछ ज़्यादा दिमाग वाले लोग हर जगह होते हैं। तो जब अणुभार का मापन किया जा रहा था तो वहाँ भी वो ज़्यादा समझदार लोग पहुँचे और उन्होंने कहा एक बात बताओ, नाप रहे हैं अणुभार और लिख रहे हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई, ये तो अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर उनके अच्छा लगने के लिए इस एएमयू को बदल के क्या कर देंगे? यू कर देंगे। कह देंगे अच्छा तुमको अच्छा नहीं लग रहा, चलो एएमयू को हमने कह दिया यू। क्या कह दिया? यू। यू का मतलब क्या है? यू का मतलब है यूनिफाइड मास। यू का मतलब क्या है? यूनिफाइड मास, एकीकृत द्रव्यमान। एकीकृत द्रव्यमान मतलब जो सबके लिए एक समान है। चलो लो भाई, सबके लिए एक समान। अब परमाणु मापो, अणु मापो, आयन मापो, अब कोई दिक्कत तो होगी नहीं, अब कोई दर्द होना नहीं चाहिए, पीड़ा दुख का अनुभव नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अनुसार हमने यूनिफाइड कर दिया जो सबके लिए एक जैसा है, परमाणु के लिए भी, अणु के लिए भी, आयन के लिए, सबके लिए। तो ये यू की कहानी हो गई। एक यू और एक एएमयू के मान में कोई अंतर नहीं। एक यू का मान वही होता है 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का भार। कार्बन 12 के एक परमाणु का भार, ठीक है। एक एएमयू बराबर एक यू बराबर 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का भार। अब कार्बन 12 के एक परमाणु का जो भार है वो कितना हो जाएगा? ध्यान दो, ध्यान दो कितना हो जाएगा? वही जो अभी आपने निकाला था, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, या आप इसे कह सकते हो 1/Na ग्राम, या इसे कह सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, या इसे कह सकते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन। कहानी तो वही है जो पहले थी वो अभी भी है, ठीक है। तो सेम परमाणु भार के जैसे इसके लिए भी वही कहानी हो जाएगी। नोट करिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी वही चीजें, क्या चीजें भाई? एक तो वास्तविक अणु भार, वास्तविक अणु भार, एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास, दूसरा वास्तविक अणु भार के बाद क्या बात आएगी? वास्तविक अणु भार के बाद बात आएगी आपकी, वास्तविक के बाद आ जाएगी दूसरी क्या थी बेटा? ग्राम अणु भार, ग्राम अणु भार, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका सापेक्ष अणु भार, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो ध्यान दीजिए, फिर वही कहानी कि भाई वास्तविक अणु भार का मतलब किसी पदार्थ के एक अणु का भार, किसी पदार्थ के एक अणु का भार, किसी पदार्थ के एक अणु का भार क्या है? उसका वास्तविक अणु भार। और इसे किस में दर्शाएंगे? इसे यू में दर्शाएंगे। मात्रक क्या है? यू। तो इसे किससे दर्शाते बेटा? इसे यू से दर्शाते हैं। ग्राम परमाणु भार, वही कहानी। किसी तत्व के एक मोल, किसी पदार्थ के, किसी पदार्थ के एक मोल अणुओं का भार, किसी पदार्थ के एक मोल अणुओं का भार। एक मोल की वैल्यू तो आप समझते ही हो, लिख देते हैं अलग से 6.023 इंटू 10⁻23। अणुओं का भार क्या हो जाएगा उसका? ग्राम अणु भार। इसे
भाई ग्राम में दर्शाते हैं, इसका मात्रक क्या है? ग्राम। तो इसे ग्राम में दर्शाते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, वही कहानी, किसी अणु के वास्तविक अणुभार को ग्राम में दर्शाने पर वह ग्राम परमाणु भार कहलाता है, कहलाता है। किसी भी अणु के भार को ग्राम में दर्शाने पर वह ग्राम परमाणु भार कहलाता है। फिर आ जाएगा सापेक्ष परमाणु भार, अणुभार, सही, ग्राम अणुभार, सापेक्ष अणुभार। किसी अणु के किसी पदार्थ के एक अणु का एक U के सापेक्ष, U कह लो या AMU कह लो, के सापेक्ष भार, ठीक, क्या हो जाएगा उसका? सापेक्ष अणुभार। जैसे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा पदार्थ के एक अणु का भार, पदार्थ के एक अणु का भार बटे पदार्थ के एक अणु का भार बटे आपका क्या हो जाएगा? एक U। ये कहानी। अब जैसे आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा अगर हम बात करें जैसे H2O, वाटर के एक अणु का भार होता है 18 U, तो इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा भाई? एक अणु का भार 18 U बटे U, U से U कट गया, कितना आ गया? 18 आ गया। तो किसी भी एक अणु के भार, किसी भी एक अणु का AMU के सापेक्ष जो भार होगा, AMU का या U का हो, दोनों एक ही चीज़ है, तो AMU या U के सापेक्ष जो भार होगा उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्राम, सॉरी, सापेक्ष अणुभार कहते। ये कहानी आप समझ गए? चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ गए। तो फिर हम लोग बातें करते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे, फिर थोड़ा सा हम बातें आगे करते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल्स समझते हैं इन कहानियों को। वही कहानी, जैसे हमने H2O लिया, एक अणु लिया, अब इस अणु के लिए हमने तीन चीज़ें लिख दी। यहाँ लिख दिया 18 U, यहाँ लिख दिया 18 ग्राम, यहाँ लिख दिया केवल 18। ये क्या है बेटा? ये दर्शाएगा उसके वास्तविक अणुभार को। किसको दर्शाएगा? वास्तविक अणुभार को। ये दर्शाएगा ग्राम अणुभार को, और ये दर्शाएगा सापेक्ष अणुभार को, सापेक्ष अणुभार। ठीक है, चलिए फिर जैसे हमने कह दिया H2SO4, जैसे पदार्थ क्या ले लिया? H2SO4, तो क्या हो गया? 98 U, फिर यहाँ लिख दिया 98 ग्राम, यहाँ लिख दिया 98, तो 98 U क्या है? 98 U हो जाएगा भाई आपका एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास, ये हो जाएगा आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और ये हो जाएगा आपका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, इस तरह से। ठीक है, चलिए अब जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीशियम का वास्तविक परमाणु भार 24 AMU है, इसका ग्राम में भार व ग्राम परमाणु भार बताइए। देखो दो चीजें यहां लिखा है, दोनों का मतलब अलग अलग है। एक बार कह रहा है ग्राम में भार और एक कह रहा है ग्राम परमाणु भार। एक क्या कह रहा है? ग्राम में भार, और एक क्या कह रहा है? ग्राम परमाणु भार। एक है ग्राम में भार और एक है ग्राम परमाणु भार। तो देखिए वास्तविक परमाणु भार या ग्राम परमाणु भार की कहानी क्या है, ये ध्यान समझिएगा। तो मैग्नीशियम का जो वास्तविक परमाणु भार 24 AMU
और इसका ग्राम में भार व ग्राम परमाणु भार क्या है देखें। तो एक बार कह रहा है वास्तविक परमाणु भार जो है वह 24 AMU। तो इसका ग्राम में भार क्या होगा, थोड़ा ग्राम में भार के लिए इसका 1 AMU का ग्राम में जो मान है उसको रख दीजिए। ये हो गया ग्राम में भार, किसमें आ गया, ग्राम में। दूसरा कह रहा है ग्राम परमाणु भार बताइए। थोड़ा ग्राम परमाणु भार बताने के लिए केवल इसका मात्रक चेंज कर दो, 24 ग्राम। तो दोनों का अंतर समझना, क्वेश्चन में घुमाएगा। क्या कहा, ग्राम में भार और ग्राम परमाणु भार दोनों में अंतर है। ग्राम में भार का मतलब क्या हुआ कि भैया AMU को ग्राम में बदल देना है, और ग्राम परमाणु भार का मतलब मात्रक बदल के ग्राम सीधे कर देना है। ये कहानी है, समझ में आ गई होगी बात को। इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तुरंत। इस तरह से ये कहानियाँ आपकी चलती हैं, ठीक है। चलिए ठीक, चलिए इसी तरह से अणुभार में भी होगा। अब अणुभार निकालना आपको आना चाहिए, अणुओं का अणुभार ज्ञात करना आपको आना चाहिए। तो कुछ तत्वों के परमाणु भार हम लिखा दे रहे हैं, जिनको आप याद रखिए और उनकी सहायता से आपको अणुभार की गणना करनी होगी। वैसे बचपन में आपने अणुभार निकालना सीखा होगा, फिर भी हम कुछ तत्वों के परमाणु भार लिखा दे रहे हैं, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता। हम तो भाई ये मानकर चल रहे हैं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपको जीरो से केमिस्ट्री की शुरुआत करनी है। आपको कुछ भी नहीं आता, हमें सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। तो हम यही मान के आपको पढ़ा रहे हैं कि आपको सब कुछ जीरो से लेकर टॉप लेवल तक बताना है, ठीक है। तो हम ये मानकर चलेंगे, जिनको आता है बहुत अच्छी बात, नहीं आता तो वो नोट कर लेंगे। भाई 1 4 7 9 11 14 12, सॉरी कार्बन है 12 14 16 19। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, है ना। तो सोडियम कितना 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35, पोटेशियम 39। फिर आपका कैल्शियम नोट कर लीजिए 40, उसके बाद आयरन नोट कर लीजिए 56, कॉपर नोट कर लीजिए 63.5, जिंक नोट कर लीजिए 65, ब्रोमीन नोट कर लीजिए 80, सिल्वर नोट कर लीजिए 108, और सिल्वर के अलावा आप आयोडीन नोट कर लीजिए 127, मरकरी नोट कर लीजिए 200, गोल्ड नोट कर लीजिए 197, है ना। बेरियम नोट कर लीजिए 137। बस ये वो परमाणु भार हैं जिनको आप याद रखेंगे तो आपके लिए अणुभार की गणना आसान हो जाएगी। जैसे हमने आपको कह दिया कि चलिए H2SO4 का अणुभार बताइए, तो यहाँ आप देखेंगे तो एक हाइड्रोजन का भार 1 है, तो कितने हाइड्रोजन 2, तो 1 गुणे 2, प्लस एक सल्फर का भार कितना, एक सल्फर ये है 32, तो प्लस 32, एक ऑक्सीजन कितना है 16, कितने बार ऑक्सीजन है 4 बार, तो 16 गुणे 4 करो इसको, कितना आएगा 2 1 कम 2 प्लस 32 प्लस 16 चौके 64, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 98। ये आ गया। जैसे हमने कह दिया ग्लूकोज का अणुभार बताइए, तो देखो एक कार्बन 12 होता है, कितने बार कार्बन 6 बार, तो 12 गुणे 6। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, कितने बार हाइड्रोजन 12, तो 1 गुणे 12। एक ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, कितने ऑक्सीजन है 6, 16 गुणे 6, तो 12 चंग 72 प्लस 12 प्लस 16 चंग 96, टोटल ऐड कर दोगे आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा 180। जैसे हमने कहा शुगर के एक अणु का C12H22O11, चलो एक कार्बन होता है 12, कितने हैं 12 हैं, तो 12 गुणे 12। एक हाइड्रोजन होता है एक, कितने 22, तो 1 गुणे 22। एक ऑक्सीजन होता है 16, तो 16 गुणे कितने बार 11, तो 12 बार में 144 प्लस 22 एक कम 22 प्लस 16 गए में 176,
टोटल सम कर दो, आ जाएगा 342। इस तरह से अणुभार निकालना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन का कितना है 12, एक ऑक्सीजन कितना है 16, 16 गुणे 2 कितना हो जाएगा 32, तो 12 + 32 बराबर 44। ठीक है। फिर आपको हम बताएं, जैसे HNO3 ले लीजिए, HNO3, तो एक हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन 14, एक ऑक्सीजन 16, 16 3 48 बराबर कितना हो जाएगा 63। तो ये हो गया आपका अणुभार। तो इस तरह से आप अणुभार निकाल लेंगे। ठीक है। तो इतनी कहानी समझ में आ गई हो तो हम कुछ आपको कुछ अणु दे देते हैं होमवर्क, जिनका आप क्या करेंगे अपने से अणुभार निकालेंगे। कुछ हम होमवर्क दे दे रहे हैं जिनका आप अपने से अणुभार निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो हमें खुद पता चलेगा कितने बच्चे जो हैं सीरियसली पढ़ने वाले हैं ना। तो हम कुछ अणु आपको दे देते हैं, जैसे कुछ पदार्थ दे देते हैं। सोडियम कार्बोनेट का अणुभार बताना है, पोटेशियम क्लोरेट का अणुभार बताना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार बताना है, एल्युमिनियम क्लोराइड का अणुभार बताना है, एल्युमिनियम सल्फेट का अणुभार बताना है, और बेटा KBr का अणुभार बताना है। इतने का अणुभार आप बताएंगे, सबका निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और आज की क्लास उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है। सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पे होती है ख़त्म। फिर अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे औसत परमाणु भार की, और परमाणु भार को ज्ञात करने की विधियाँ, जैसे ड्यूलॉग पेटिट विधि है ना, वाष्प घनत्व विधि है। तो कई सारी विधियाँ हैं परमाणु भार अणुभार को ज्ञात करने की, उनको सीखेंगे। फिर थोड़ी सी बातें तुल्यांकी भार के बारे में करेंगे, या तुल्यांकी भार की बातें आगे भी कर लेंगे तो चल जाएगा। फिर मोल अपनी कहानी शुरू करेंगे, मोल की कहानी। ठीक है। तो चलिए आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी बाय बाय।